Hello students, I am Bhanu Yogi and today we are going to talk about Flamingo chapter number 4. The chapter name is The Red Trap. It is written by Selma Lagerlof 1858 and 1940. Let's start the chapter, but before the starting of chapter please subscribe to the channel and press the bell icon for the latest update. Now let's start with the writer. Selma Lagerlöf, 1858-1940, was a Swedish writer whose story have been translated into many languages. सेल्मा लेगरलॉफ, जिनका जन्म 1858 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1940 में हुई थी, वो एक स्वीडिश राइटर थी जिन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी. उनको बाद में कई सारी लैंग्वेजेस में, कई अलग अलग प्रकार की भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया. यूनिवर्सल थीम रन थ्रू ऑल ऑफ देम. और जितनी भी कहानियाँ उन्होंने लिखी उनमें एक यूनिवर्सल यानी पूरी वर्ल्ड की, पूरी दुनिया में पूरा जो यूनिवर्सल एक थीम बनाई, उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने वो किया. अ बिलीफ दैट द एसेंशियल गुडनेस इन अ ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकेंड थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव. और उन्होंने एक आवश्यक अच्छाई जो कि एक मानवता, एक ह्यूमन में होनी चाहिए, एक मानव में होनी चाहिए, जो अंडरस्टैंडिंग और लव से क्रिएट हो सके, समझदारी और प्यार से बढ़ सके. दिस स्टोरी इज़ सेड एमिड्स द माइंस ऑफ स्वीडन. और ये जो कहानी है ये माइंस ऑफ स्वीडन, द माइंस ऑफ स्वीडन के बीच की है. रिच इन आयरन और जहाँ पर आयरन लोहे की मात्रा अधिक थी. विच फिगर लार्ज इन द हिस्ट्री एंड लीजेंड्स ऑफ दैट कंट्री. और इतिहास में सबसे बड़ी चीज़ रखती थी. द स्टोरी इज़ टोल्ड सम वॉट इन द मैनर ऑफ अ फेरी टेल. और ये जो कहानी है ये एक फेरी टेल जैसे कि कहानी सुनाई जाती है एक परी द्वारा, उसके उस तरीके से बताई गई है. नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर. एक समय की बात है जब एक आदमी चारों तरफ एक छोटे छोटे वायर जो तार होते हैं उनसे बने हुए चूहेदानी को बेच रहा था. ही मेड दैम हिमसेल्फ एट ऑड मोमेंट्स फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाई बेगिंग इन द स्टोर्स और एट द बिग फार्म्स. उसने वो रेड ट्रैप्स खुद ही बनाए थे. वो चीज़ें उसने या तो मांग कर इकट्ठा करी थी या कई बड़े बड़े फार्म में से जाकर उसने वो चीज़ें इकट्ठा करी और उन चीज़ों से उसने रेड ट्रैप्स बनाए थे. बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट एस्पेशली प्रॉफिटेबल. लेकिन जो ये कार्य था, जो ये व्यवसाय था, ये इतना ज़्यादा लाभदायक नहीं था. सो ही हैड टू रिसोर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पेटी थिएवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर. अब वो जो भी चीज़ें मांगता था और जो भी चीज़ें वो चुराता था या जो भी चीज़ें उसे मिलती थी, उन्हीं से वो अपनी बॉडी, अपने शरीर और आत्मा को एक साथ रखता था. यानी उन्हीं चीज़ों से वो सर्वाइव कर पाता था. जो खाने पीने की सारी चीज़ें थी वो उन्हीं चीज़ों से उसे मिल पाती थी. इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स, हिज चीक्स वर सनकेन एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज. उसके कपड़े एकदम बहुत पुराने थे, गंदे टाइप थे. हिज चीक्स वर सनकेन, उसके गाल अंदर की ओर धसे हुए थे. एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज, और उसकी आँखों में खाने की जो भूख है वो दिखाई दे रही थी. यानी कि जो वो था वो एकदम बहुत गरीब था, उसे ज़्यादातर सही समय पर खाना नहीं मिल पाता था और उसके जो कपड़े थे वो बहुत ही गंदे थे. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ गाइस. नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वेगाबॉन्ड. अब ऐसे जो गली गली घूमते हैं और अपनी जो चीज़ों को बेचते हैं, उन कोई भी कल्पना नहीं कर सकता कि उनकी जो लाइफ, उनकी जो ज़िंदगी होती है वो कितनी दुखमयी होती है, कितनी दुख से भरी हुई होती है. हु प्लॉट्स अलोंग द रोड, जो कि सड़क के किनारे अकेले चलते रहते हैं दिन भर अपनी चीज़ों को बेचने के लिए. लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन, और अपने ही ध्यान में चलते रहते हैं, अपने ही उनकी अपनी ही ज़िंदगी होती है. बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट. लेकिन एक दिन वो जो आदमी था वो अपने ही विचारों में डूब गया. विच रियली सीम टू हिम एंटरटेनिंग, जो कि उससे बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग यानी रोमांचित लग रहे थे, एंटरटेन करने वाले लग रहे थे. ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रेड ट्रैप्स. वो अपने ही रेड ट्रैप्स, अपनी ही चूहेदानी के बारे में सोच रहा था. व्हेन सडनली ही वॉज स्ट्रक बाई द आइडिया दैट होल वर्ल्ड अबाउट हिम. अचानक से वो उसे एक उपाय आया और वो वहीं फंस गया. अब वो
पूरी दुनिया के बारे में था। द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड्स एंड सीज, इट्स सिटीज़ एंड विलेजेस वॉज नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप। अब उसका मानना था कि जो पूरी दुनिया है, जो सारी दुनिया है, जहाँ पर अलग अलग समुद्र है, अलग अलग शहर हैं, बड़े बड़े शहर हैं, अलग अलग गांव हैं, वो कुछ नहीं, मात्र एक बड़ा सा रेड ट्रैप है, एक बड़ी सी चूहेदानी है। वो उन सारी चीज़ों को एक बड़े रेड ट्रैप से कंपेयर करता है। नाउ इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस देन टू सेट बाइट्स फॉर पीपल। और वहाँ पर उन लोगों के लिए एक ही उद्देश्य होता है, एक निवाला रखा जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि चूहेदानी में चूहे को पकड़ने के लिए सबसे पहले हम बाइट रखते हैं, यानी एक निवाला रखते हैं, जिससे वो चूहा उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है और उसके लिए आगे बढ़ता है, तब जाके वो रेड ट्रैप में स्ट्रक यानी फंस जाता है। उसी तरीके से ये सारी चीज़ें लोगों के लिए उद्देश्य, उनके लिए एक निवाला रखी गई है, उनके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। इट ऑफर्ड रिचेस एंड जॉयस, जो कि वो जो निवाले हैं वो उन्हें खुशी, शेल्टर, छाया, रहने के लिए घर एंड फूड, खाना, हीट, क्लोथिंग, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराती हैं। जो चूहे के लिए बाइट्स होता है वो ज़्यादातर हमने देखा होता है ब्रेड होता है, काइंड ऑफ थिंग्स होता है, लेकिन यहाँ पर जब वो पूरी दुनिया को रेड ट्रैप से कंपेयर कर रहा होता है तब वो बताता है कि एक आदमी के लिए जो बाइट्स होते हैं वो होते हैं जॉयस, shelter, food, heat, and clothing, like kind of things, exactly as the rat trap offered cheese and pork, and as soon as anyone let him be tempted to touch the bite. और जो रेड ट्रैप में जो चीज़ हम ऑब्वियसली रखते हैं वो ब्रेड होता है, चीज़ होता है, पोर्क होता है, काइंड ऑफ थिंग्स हम चूहे के लिए रखते हैं। सो यहाँ पर एक पीपल के लिए काइंड ऑफ थिंग्स रखी जाती हैं। इट क्लोज इन ऑन हिम एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड। जब जैसे ही वो चूहा जो भी रेट होता है वो बाइट को जैसे ही टच करता है तो सारी वो उसमें फंस जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर उसका जो आइडिया उसे आया था कि जो पीपल होते हैं, जो लोग होते हैं, वे जैसे ही वो अपने बाइट्स को टच करते हैं तो वो उस चीज़ में फंस जाते हैं। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ गाइज, द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे। जो दुनिया थी उसने शायद उस व्यक्ति को कुछ इतना अच्छा इन्जॉयमेंट या कुछ भी अच्छी चीज़ नहीं दी थी जिससे कि वो खुश हो सके। लेकिन जो वो ये चीज़ सोच रहा था, जो चीज़ जिस तरीके से वो सोच रहा था उसे वो एक एंटरटेन कर रहा था, जॉय दे रहा था, तो उसे वो सोचना पसंद था। इट बिकेम अ चेरिश्ड पास टाइम ऑफ हिज ड्यूरिंग मैनी डियरी प्लॉडिंग्स to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare and of others who were still circling around the bite। अब जिस तरीके से वो सोच रहा था और ये सारी चीज़ें सोचकर उसका ये एकदम अच्छे से टाइम पास कर देने वाला मोमेंट बन चुका था, और वो देखता था कि कई लोग इसी स्नेयर यानी इसी जाल के आसपास उसमें फंस जाते हैं, पकड़े जाते हैं, और कुछ लोग उसी बाइट, उसी निवाले के आसपास सर्कलिंग कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, लेकिन वो अभी भी उस चीज़ में नहीं फंस पाते हैं। यानी उसके कहने का मतलब था कि जो जिस प्रकार से निवाला होता है और जैसे लोग आगे जाते हैं और उसे कोट यानी उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, उसे प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो वो उसमें फंस जाते हैं, उस स्नेयर में, उस जाल में वो फंस जाते हैं। लेकिन कुछ लोग अभी भी उस जाल के आसपास ही सर्कल कर रहे हैं, उस निवाले के आसपास सर्कल कर रहे हैं। जैसे ही वो उसे पकड़ेंगे, जैसे ही वो उसे उसके पास जाएंगे, उसे प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, वैसे ही वो लोग भी उसमें फंस जाएंगे। और जब ये वो सारी चीज़ें सोचता है तो ये उसे एक एन्जॉयमेंट, खुद वो अपने आप को एंटरटेन कर लेता है, और ये उसका एक फेवरेट पास टाइम भी बन गया था टाइम पास करने के लिए। नाउ वन डार्क इवनिंग, एक शाम को जब अंधेरा हो गया था, एज ही वॉज ट्रेजिंग अलोंग द रोड, अब वो अकेले ही सड़क के किनारे आगे बढ़ रहा था। ही कोट साइट ऑफ लिटिल ग्रे कॉटेज, अब उसकी नज़र एक छोटी सी ग्रे कलर की कॉटेज पे पड़ी, बाई द रोड साइड, जो कि रोड के साइड में थी। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर, और उसने दरवाजे पे खड़खड़ाया। टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, और उसने रात्रि बिताने के लिए, रात्रि की शरण के लिए उसने वहाँ पर जाकर पूछा। नॉर वॉज ही रिफ्यूज्ड, इंस्टेड ऑफ द सोर फेसेस विच ऑर्डिनली मेट हिम, द ऑनर हु was an old man without wife or child was happy to get someone to talk
टू इन हिज लोनलीनेस। अब ना तो उसे वहाँ पर मना किया, जबकि उसके बजाय उसे वही चेहरे दिखाई दिए जो उसे साधारणतः दिखाई देते हैं। जब भी वो किसी से रात्रि की शरण के लिए पूछता है तो ऑब्वियसली उसे मना तो नहीं किया जाता, लेकिन उसे डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सप्रेशन दिए जाते हैं। तो उसी टाइप से एक्सप्रेशन उसे वहाँ पर दिखाई दिए। और जब वो उससे मिला, जो ओनर था, जो मालिक था, वो एक बूढ़ा आदमी था। उसके ना तो बीवी बच्चे थे, और वो खुश भी था कि वो जब अकेला था तो उसे बात करने के लिए कोई ना कोई उसे मिल गया। तो इस वजह से वो जो बूढ़ा आदमी था वो खुश भी था। इमीडिएटली ही पुट्स द पॉरिज पॉट ऑन द फायर, और तुरंत ही उसने जो दलिया था वो पॉट पर रख दिया गर्म होने के लिए। एंड गेव हिम सपर, और उसे रात्रि का भोजन दिया। देन ही carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own। फिर उसने एक बड़ा सा तंबाकू का एक टुकड़ा निकाला जो कि दोनों के लिए, उस अजनबी और उस बूढ़े आदमी के लिए पर्याप्त था। दोनों के पाइप के लिए वो पर्याप्त था। फाइनली ही गोट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, और फिर अंत में उसने पुराने ताश के पत्ते निकाले। एंड प्ले मॉलिस विद हिज गेट्स अंटिल बेड टाइम, और जब तक वो नहीं सोए तब तक उन्होंने उन कार्ड से मॉलिस खेला, और फिर उसके बाद वो सो गए। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनरस विद हिज कॉन्फिडेंस एज विद पॉरिज एंड टोबैको। जो बूढ़ा आदमी था उसका जो विश्वास था, जिस तरीके से उसने उसको खाने के लिए दलिया दिया, तंबाकू दिया और उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया, तो उसका दोनों का एक विश्वास बन गया। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी हिज होस्ट हैड बीन अ क्रॉफ्टर एट रामेश्वो आयरन वर्क्स एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड। अब उस बूढ़े आदमी ने धीरे धीरे उस अपने जो अतिथि, जो मेहमान था, उसको सूचित किया कि वो पहले रेमस जो आयरन वर्क में क्रॉफ्टर था, वहाँ कार्य करता था। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, लेकिन वो अभी मजदूरी करने के योग्य नहीं रहा, ज़्यादा वो वहाँ पर काम करने के योग्य नहीं रहा। इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम, अब उसकी गाय है जो उसे सहारा देती है। यस, दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, जो बॉस है वो बहुत ज़्यादा अद्भुत था। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, अब जो गाय होती थी वो थोड़ा क्रीमरी मिल्क हमेशा देती थी, रोज़ाना देती थी। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 क्रोनर इन पेमेंट, और उसे पेमेंट में पिछले मंथ ही 30 क्रोनर मिले थे, 30 क्रोनर मिले थे। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस फॉर दी ओल्ड मैन, अब जो अजनबी था वो एकदम से विचित्र दिखाई दे रहा था उस बूढ़े आदमी के साथ। गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो, अब जो बूढ़ा आदमी था वो विंडो तक गया, खिड़की तक गया। टुक डाउन अ लेदर पाउच, उसने वहाँ से नीचे की तरफ एक लेदर पाउच लिया, विच हंग ऑन अ नेल इन द वेरी विंडो फ्रेम, जो कि एक खूटा, जो कीली जो आती है उस पर टंगा हुआ था वो खिड़की के फ्रेम के पास। एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर बिल्स, और उसमें से उसने 3 मुड़े हुए 10 क्रोनर बिल्स निकाले। दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आइज ऑफ इस गेस्ट, और जो बूढ़ा आदमी था वो अपने मेहमान से बचाते हुए उनको निकालता है। नॉडिंग नोइंगली एंड देन स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच, थोड़ा सा उसे छुपाता हुआ और बाद में वो उन सबको अपने लेदर के पाउच में रख देता है। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन, अब अगली सुबह दोनों आदमी अच्छी तरीके से उठते हैं। द क्रॉफ्टर वॉज इन अ हरी टू मिल्क हिज काउ, जो क्रॉफ्टर था वो जल्दी में था क्योंकि उसे अपनी गाय का दूध निकालना था। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप, और जो दूसरा आदमी था शायद उसने ये सोचा कि अब उसे बेड पर नहीं सोना चाहिए क्योंकि जो घर का मुखिया है वो उठ चुका है, तो उसे भी अब बेड पर नहीं सोना चाहिए। उसे सोना नहीं चाहिए और उसे उठ जाना चाहिए। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, दोनों ने एक ही समय पर अपनी कॉटेज, मतलब उस कॉटेज में से वो दोनों निकले। द क्रॉफ्टर लॉक्ड द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट,
जो क्रॉप्टर था उसने दरवाज़ा बंद किया और चाबी अपनी पॉकेट में, अपनी जेब में रखी। द मैन विद द रेड ट्रैप्स सेड गुड बाय। अब जो आदमी जिसके पास रेड ट्रैप्स थे, चूहेदानी थी, उसने कहा बाय, थैंक यू, धन्यवाद। एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ऑन वे। और उसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते पर गए। बट हाफ एन हार लेटर, लेकिन हाफ एन हार लेटर, आधे एक घंटे बाद, द रेड ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर। अब वो जो रेड ट्रैप बेचने वाला था वो वापस से उस बूढ़े आदमी के कॉटेज के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन हावेवर। अब उसने अंदर जाने की कोशिश नहीं की। ही ओनली वेंट अप टू द विंडो। वो सिर्फ खिड़की तक गया। स्मैश्ड अ पेन स्टक इन हिज हैंड। और उसने अपने हाथ में एक पेन लिया और उससे ज़ोर से खिड़की को मारा। एंड गॉट होल्ड द पाउच विद द 30 क्रोनर। और जो लेदर का जो पाउच था जो कि किले पे टंगा हुआ था, उसने वो वहाँ से ले लिया जिसमें 30 क्रोनर रखे हुए थे। ही टुक द मनी एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ऑन पॉकेट। उसने वो पैसे निकाले और अपनी जेब में रख लिए। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे। और वापस से उसने वो लेदर का पाउच वहीं उसी जगह पर टांग दिया और वहाँ से बिल्कुल शांतिपूर्वक, वो ध्यानपूर्वक चला गया। एज ही वॉकड अलॉन्ग विद द मनी इन हिज पॉकेट ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड विद हिज स्मार्टनेस। अब जैसे ही उसने वो पैसे अपनी जेब में रखे और उन्हीं जेब में रखे हुए पैसों के साथ वो आगे बढ़ता है और वो थोड़ा सा अच्छा महसूस करता है अपनी स्मार्टनेस, जिस तरीके से उसने वहाँ से वो पैसे चुराए, काइंड ऑफ थिंग्स, तो वो अपने लिए थोड़ा अच्छा महसूस करता है। ही रियलाइज ऑफ कोर्स दैट एट फर्स्ट ही डेयर नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे। उसे महसूस हुआ कि उसे पब्लिक हाईवे जहाँ पर लोग बाग चलते रहते हैं, उस हाईवे पे, उस रोड पर उसे नहीं चलना चाहिए, उस पर चलने का साहस उसे नहीं करना चाहिए। बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड। और उसे उस रोड से हटकर दूसरी सड़क पर, दूसरे रास्ते पर चलना चाहिए। इनटू द वुड्स, लकड़ियों में। ड्यूरिंग द फर्स्ट हार्स ही कॉज्ड हिम नो डिफ़िकल्टी। अब उसने जैसे ही अपना रास्ता चेंज कर लिया, अब वो आगे दूसरी जंगल की तरफ जाने लगा, तो पहले घंटे में उसे किसी प्रकार की कोई कठिनाई महसूस नहीं हुई। लेटर इन दी डे, और दिन में थोड़ी देर बाद, इट बिकेम वर्स। जो स्थिति थी, जो कंडीशन थी, वो थोड़ी सी ख़राब हो गई। फॉर इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गॉटन इनटू। और वो एक बड़े से कन्फ्यूज कर देने वाले जंगल में वो चला गया। ही ट्राई टू बी श्योर। अब उसने कोशिश की टू वॉक इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, कि एक निश्चित दिशा में वो जाए। बट पाथ ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली। लेकिन जिस तरीके से वो रास्ते पे जाता था वो अजीब था और घूम फिर कर वो उसी जगह पर वापस आ जाता था। एंड ही वॉकड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड। और वो बार बार चलता रहा, लेकिन उसे उस जगह का एंड, यानी जो अंतिम सिरा था, वो नहीं मिला। नाउ एंड फाइनली ही रियलाइज्ड। और अंत में उसे महसूस हुआ दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, कि वो जंगल के एक ही भाग में बार बार चल रहा है। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड एंड द रेड ट्रैप्स। अब वापस से उसे वही थॉट्स, वही विचार याद में आए, वही दुनिया के बारे में, वो वही रेड ट्रैप्स के बारे में, जिसे वो पहले सोच रहा था कि किस तरीके से आदमी अपने निवाले के चक्कर में, निवाले को, अपने पर्पस को, अपने उद्देश्यों को पाने के लिए उस निवाले में फंस जाता है। तो वही सारी चीज़ें उसे याद आती है। नाउ हिज ऑन टर्न हैड कम। अब उसकी बारी आ चुकी थी कि वो भी उस बाइट्स, यानी उन 30 क्रोनर के चक्कर में फंस चुका था, उस जंगल में फंस चुका था। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय अ बाइट एंड हैड बीन कॉट। अब उसे भी एक निवाले द्वारा मूर्ख बनाया गया और वो भी अब उसमें फंस चुका था। द होल फॉरेस्ट, जो पूरा जंगल था, विद इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेस, जिसमें लकड़ियाँ थी और उस बड़ी बड़ी शाखाएँ थी। इट्स thickets and fallen logs closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape. उसके लिए अब वो जो लकड़ियों का जो जंगल था, ऐसा था कि वो एक ऐसी कैद थी जिसमें से वो कभी भी बच के नहीं जा सकता था। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ गाइस। इट वॉज लेट इन दिसंबर। और दिसंबर का बिल्कुल
अंतिम समय था। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग अवर द फॉरेस्ट। अब जो डार्कनेस थी, जो अंधेरा था, वो धीरे 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 चढ़ रहा था जंगल पे। अब उस समय क्योंकि दिसंबर का बिल्कुल लास्ट मंथ जो चल रहा था, तो जो अंधेरा था वो जल्दी हो रहा था। दिस इंक्रीज द डेंजर, जिससे कि ख़तरा धीरे धीरे बढ़ रहा था। एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिसअपियर, और इसी कारणवश वो बहुत ज़्यादा दुखी दिखाई दे रहा था, बहुत ज़्यादा वो सैड हो रहा था। फाइनली ही सो, और अंत में वो देखता है नो वे आउट, कि उसे कोई रास्ता, कोई तरीका नहीं मिलता बाहर जाने का। एंड ही सेंक डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो ज़मीन पर बैठ जाता है और दुख में डूब जाता है। ट्राई टू डेथ थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, और वो सोचता है कि अब उसके मौत का समय, उसका अंतिम क्षण आ गया है। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड ही हर्ड अ साउंड, अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग। लेकिन जिस प्रकार से वो ज़मीन पर गिरता है, तो वो एक आवाज़ सुनता है, एक रेगुलर थम्पिंग, एक हार्ड, एक तरीके से देखी जाए तो जैसे कि किसी चीज़ को पीटने की एक आवाज़ वो सुनता है। देयर वॉज नो डाउट्स, लाइक वहाँ पर किसी भी बात का कोई शक नहीं था एज टू वॉट दैट वॉज, कि वो चीज़ वो आवाज़ किसकी थी। ही राइज्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को उठाया। दोज आर दी हैमर, अब वो जो चीज़ थी वो हथौड़े की आवाज़ थी, जो कि एक आयरन मिल, एक लोहे की मिल में से आवाज़ आ रही थी। वहाँ पर लोहे को पीटा जा रहा था। ही थॉट, उसने सोचा, देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय, और उसने सोचा कि यहाँ पर इसके आसपास लोग होंगे। ही समन ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने अपनी सारी शक्ति इकट्ठा करी, घोटा उठा। एंड स्टेगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और अपने आप को घसीटते हुए, आगे बढ़ाते हुए वो उस आवाज़ की दिशा में अपने आप को आगे बढ़ाता है।